and all other friends present on the portal now. Again and again, I wish each and everyone a good health and safe stay at their home. Please take care of yourself, your friends, your family members, and the people around you. Try to help the people who are in the need of money or food or something of that kind. This will be a kind of actness. This will be act of kindness in this period. We must be ready to help the people, those who needs our help at this juncture of time. So our classes are going on as it is for the coaches education plan. It has been being conducted by Sports Authority of India, and the today's subject is role of specific warm-up and exercises designed for the specific warm-up. So we will be thinking of what is warm-up, why warm-up is required, and what does warm-up do, and what is the effective warm-up options. They will also go for the stretching, which is a part of warm-up somehow, and whether this warm-up is a cause of prevention injury or not. क्या warm-up से injury prevent होती है या नहीं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. देन हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कोचेस को और वार्म-अप के दौरान अपने ध्यान में रखने चाहिए, वो उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे. We will be also discussing about the exercises, what can be done during warm-up and what should be the intensity, how much should be the time, and other all many things about warm-up only, especially with our own experience which we have done, the way warm-up is being done, we will be definitely considering this. एंड एज मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं. पहले जैसे हमने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन देखा था, उसके बाद हमने रोल ऑफ कोच, जो फिलोसफी ऑफ कोच देखा था, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन रोल ऑफ कोच के साथ जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है. अगेन ना वार्म अप, उसमें कोच का बहुत बड़ा रोल है, जिसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे. कोच को क्या करना चाहिए, किधर बैठना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, दैट आल्सो विल बी कवरिंग हियर. एंड द फोर्थ टॉपिक व्हिच आई विल बी कवरिंग, दैट इज द कंपटीशन वार्म अप. So that again joined with the general warm up or specific warm up. So चारों जो मेरे टॉपिक थे वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम सभी को शेयर करके उनकी नॉलेज को जितना हम उससे निकाल सकते हैं, we will try to discuss on all these things. Now if we start with the specific warm up, it is a group of exercises that we perform to prepare for a particular sports activity. जो भी हमारी स्पोर्ट्स होगी, जैसे हम लोग पार्टिकुलरली वेट लिफ्टिंग की बात करेंगे, तो एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस है जो हम अपनी एक्टिविटी को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं. ये होता है वार्म अप, इसको कहते हैं वार्म अप. इसका पर्पस क्या होता है, जैसे पहले जनरल वार्म अप के साथ ही आप स्पेसिफिक वार्म अप कर सकते हो, खाली आप सीधा स्पेसिफिक वार्म अप कर लोगे ऐसा नहीं. जैसे हमारा टॉपिक तो स्पेसिफिक वार्म अप का है, बट वी नीड जनरल वार्म अप आल्सो फॉर दैट. तो जनरल वार्म अप टू इंक्रीज द पोटेंशियल फंक्शनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, ये है जनरल वार्म अप. बॉडी का जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करना है. लेकिन क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या बॉडी के रिएक्शंस क्या होते हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे. देन सेकेंडली हम कुछ वार्म अप के साथ में वेट लिफ्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रेचिंग भी किया जाता है, कुछ पार्ट्स का हम स्ट्रेचिंग भी करते हैं. तो स्ट्रेचिंग का क्या लेवल होना चाहिए, कितना स्ट्रेचिंग हमको करना चाहिए, क्या स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करना चाहिए या थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना चाहिए. कुछ लोग आप देखते होंगे कि वो बैंडेज बांधने के बाद भी नी को और टेबल बेंच पे रख के स्ट्रेच करते रहते हैं, जो नी को दबाने की कोशिश करते हैं. तो उसमें कुछ पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच करने की, थाई मसल को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, या काफ मसल को स्ट्रेच करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं. तो अलग अलग मसलों को अलग अलग टाइम पे वो जो लिफ्टर होता है वो पर्टिकुलर अपने हिसाब से ही उसको स्ट्रेचिंग करते रहता है. इसमें कोचेस का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, बट उसमें लिफ्टर की रिक्वायरमेंट का ज्यादा रोल है. द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप लाइज इन देयर पर्पस. उनका जो काम है दोनों का, वार्म अप का और स्ट्रेचिंग का, उसके अंदर ही उसका डिफरेंस पता चलता है कि क्या करता है. विद द जनरल वार्म द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एलिवेट कोर टेम्परेचर एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू वर्किंग मसल्स. हम वार्म अप करने के साथ हम जो कोर मसल्स का इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं और उनको जो ब्लड फ्लो है
उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, ताकि हम जैसे हम एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर गेन करेगा और मसल्स अपनी टोन में आते हैं, मसल्स अपनी टोन लेते जाते हैं कि हम क्या करने के लिए हम रेडी हो रहे हैं। मसल्स को पता चलने लगता है कि जैसे व्हाट दे आर फर्दर दे आर गोइंग टू डू। जबकि स्ट्रेचिंग है उससे हम मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी या जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे ये उसका पर्पस होता है। देखना हमने उसका रेंज को कितना बढ़ाना है या कितना स्ट्रेच करना है, ये हम अगले टाइम में अपने अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये पार्टिकुलर इनमें जो डिफरेंस अभी हम बात कर रहे हैं तो ये उसका डिफरेंस है। द पर्पस ऑफ वार्म अप इज टू प्रिवेंट इंजरी बाय इंक्रीजिंग द बॉडी कोर एंड मसल टेम्परेचर। ये है वार्म अप का काम। जो इसके ऊपर मेन हम देखेंगे कि ऐसा होता है क्या, क्या बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने से या वार्म अप करने से इंजरी बच जाती है लोगों को। इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छी तरह से एक डिस्कशन करेंगे। देन जो मसल्स का रिफ्लेक्सेस बढ़ता है एंड उनका कंट्रैक्शन रिफ्लेक्शन जो भी है वो उनका इंक्रीज करते हैं वार्म अप करने से। ए गुड वार्म अप शुड बी इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन एंड मेंटली प्रिपेयर द पर्सन फॉर द एक्सरसाइज। उसको मेंटली हम प्रिपरेशन करते हैं और बॉडी वार्म अप करते हैं साथ 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 में, क्योंकि हमारा मेन अल्टीमेट एम क्या है, तो कंपटीशन करना है। जहाँ हम प्रैक्टिस करना है या स्पेसिफिक वार्म हम कंपटीशन के लिए कर रहे हैं या प्रैक्टिस करना है, दोनों में एक डिफरेंस रह जाता है। फिर हम क्या करते रहते हैं कि जैसे हमारा वार्म अप होता जाता है, जहाँ उसके क्या क्या पार्ट होंगे वार्म अप के, वो हम भी कंसिडर देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या करते रहते हैं। नाउ विल सी दैट कि वार्म अप क्या है, वाई वार्म अप। वार्म अप तो हो गया, कोई बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है और उसको मसल्स को टोन करता है, ये तो होता है वार्म अप। लेकिन क्यों चाहिए वार्म अप? बॉडी नीड्स नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स बिफोर गोइंग फॉर द कंपटीशन। सो वो है, इसलिए हम वार्म अप करते हैं ताकि उसकी जो एडजस्टमेंट बॉडी करना चाहती है कंपटीशन के लिए या लोड लेने के लिए, वो हम इसलिए करते हैं ताकि जो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट के हिसाब से हम वार्म अप करते हैं, ताकि बॉडी उसको एडजस्ट करे, मसल्स उसको एडजस्ट करे। हम मेंटली हम समझें कि हम क्या लोड जाना चाहते हैं, क्योंकि जेंटलमैन दो तरह की स्ट्रेंथ हम वेट लिफ्टिंग में काउंट करते हैं मोस्टली, दैट इज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। आपने ये बात बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस से देखा होगा कि जो बंदे साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं वही कंपटीशन जीत पाते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा फिर काम नहीं करती। फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सबकी 19-21 का फर्क होता है, उसमें ज्यादा वो नहीं करते। लेकिन आप कुछ बंदे देखोगे आपके उसने प्रैक्टिस में दोनों बच्चे जो हैं आपके सेम करते रहते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हो तो एक बंदा बहुत अच्छा एक्सेल करता है, दूसरा बंदा उसको उस वहां तक नहीं पहुंचता है। सो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ में फर्क आ गया। तो आप फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है या क्यों करते हैं, ये भी वार्म अप के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बंदा इजीली वार्म अप कर रहा है तो उसकी साइकोलॉजिकल जो एफिशिएंसी वो भी बढ़ती जाती है। कई बार हमने देखा है कि वार्म अप में जो बंदे लिफ्टिंग फेल करते रहते हैं तो वो कंपटीशन में भी आप फिर कोचों का भी मन बदल जाता है कि ये नहीं अच्छा नहीं करेगा। अगर आपने अपने फाइनल अटेम्प्ट मान लो 140 दे रहे हैं तो यहाँ आप 95% तक दे के जा रहे हैं, ये वैसे हमारा कंपटीशन वार्म अप का पार्ट है। सो हम इसको आगे पार्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो वाई वार्म अप, इंक्रीजिंग योर बर्थ ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। इससे एक तो ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, तो हार्ट रेट थोड़ा सा जो नॉर्मल से जो स्टडी पोजीशन से जो डेड पोजीशन होती है, जो हमारी जो रेस्टिंग पोजीशन होती है, उससे थोड़ा ऊपर चला जाता है वार्म अप करते करते हमारा, है ना। तो हम सांस फास्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो हम हार्ट रेट जैसे हम सांस मीन्स हमारा ब्रीदिंग इंक्रीज होता है, ऐसे हमारा हार्ट रेट बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन उतना चाहिए ताकि वो मसलों को डिलीवर करे। इंक्रीज द एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस इन द मसल्स। तो मसल्स को जो एनर्जी चाहिए उसके रिएक्शन को ये फास्ट कर देता है वार्म अप। जैसे जैसे हम वार्म अप करते रहेंगे तो जो मसल्स का एनर्जी है, रिएक्शन एबिलिटी है, जो उनके और जो काम वो करना चाहते हैं जो करेंगे फ्यूचर में स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, दैट विल इंक्रीज। इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द मसल्स टू सप्लाई देम विद मोर ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो मसल्स को ऑक्सीजन बढ़ती है, क्योंकि मेन जो एनर्जी सोर्स है हमारा बॉडी का वो मसल्स का वो ऑक्सीजन ही है। जितना ऑक्सीजन कोई बंदा अच्छा इनहेल ऑक्सीजन रिटेन करे, जिसका VO2 मैक्स बहुत अच्छा होगा, उसकी काम करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी,
तो वो मेन पार्ट है हमारा, ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है कि हम कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, रिलीज करते हैं, उसके साथ ही मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्यों हम फास्ट सांस लेना शुरू कर देते हैं? क्योंकि मसल्स को ज्यादा सांस ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ही तो रहने कर रहे हैं हम सांस लेने से। तो ज्यादा हवा खींचने से हम क्या करने जा रहे हैं? हम तो कार्बन डाइऑक्साइड या हवा के अंदर जो दूसरी उसकी गैसेस हैं, उसको हमको नीड में नहीं है ना, वो हमारी जरूरत नहीं है, तो हम नॉर्मल सांस क्यों नहीं लेते रहते हैं फिर? तो क्यों सांस चढ़ जाता है हमको? उसका मेन फंडा यही है कि हमारा ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ना चाहिए, क्योंकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। मसल्स को ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हार्ट बढ़ाता है। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। फिर आपका होमोग्लोबिन, उसके लिए आपका होमोग्लोबिन बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि होमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है होमोग्लोबिन की ब्लड के थ्रू। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम साइंटिफिकली जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, अलग से एक सब्जेक्ट है कि हम क्यों सांस फास्ट कर लेते हैं, क्यों हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, कहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी। तो वो सब चीजें भी एक अलग एक सब्जेक्ट है जो हट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना जो वेट लिफ्टिंग के हिसाब से इसको देख रहे हैं। If you were to start exercising at a strenuous level without warm up, your body would be ill prepared for the high demands being made of it, which may cause injury and unnecessary fatigue. अगर आप स्टननेस लेवल पे एक्सरसाइज शुरू कर देंगे वार्म अप के बिना, तो आपको जो बॉडी है प्रिपेयर्ड नहीं होगी उस बात काम के लिए। आपके मसल्स प्रिपेयर्ड नहीं है, बॉडी में से मसल्स आपके रेडी नहीं है उस काम के लिए, अगर आपने वार्म अप अच्छी तरह से नहीं किया, बट सीधा जाके आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी। ऐसा भी हमने एग्जांपल्स देखा है, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं जो लिफ्टिंग में, तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि यस मैं तो बहुत तगड़ा हूँ, मुझे तो 80-90 किलो स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन 190 200 करने वाले भी 90 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा दे कीप अ थॉट। तो इसमें मैंने लोगों को इंजरी होते हुए देखा है। आई हैव सीन पर्टिकुलरली पीपल गेटिंग इंजर्ड ऑन दिस पॉइंट। मेरा एक हमारे दोस्त का इसी स्टार्टिंग पे उसका जो बाइसेप मसल है, ये बीच में से टूट गया था। हमारे सामने की बात है ये, जैसे मैंने देखा है। तो वो क्या होता है कि हम वार्म अप नहीं किया, उसने सोचा नहीं नहीं मैं तो कोई बात नहीं, तुम आप मुझे 90 लोड कर दो, तो स्ट्रेट वे द मसल हैज गॉन और रप्चर्ड, सीधा टूट गया एकदम, वो दो पीस में एकदम बाइसेप्स मसल। अब सोचो कि कितना डेंजरस इंजरी है इसके ऊपर, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। तो बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं था उसका, तो उसने जैसे ही लोड लेने के किया, तो वार्म अप यही काम करता है कि आपकी बॉडी को, मसल्स को प्रिपेयर कर देता है हायर डिमांड्स के लिए। आपने ज्यादा काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो बॉडी आपको प्रिपेयर कर देती है वार्म अप। अगर नहीं आप करते तो ये आपको इंजरी भी कर सकते हैं और अननेसेसरी फैटिग हो जाएगा, थक जाओगे आप। हो सकता है इंजरी ना हो तो, लेकिन और कोई टेंडन खिंच गया या कोई मसल और खिंच गया मसल, जब आपके लिगामेंट्स टच हो गए, तो कुछ ना कुछ तो मतलब अनसर्टन हो सकता है। पर ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आपने पूरा वार्म अप किया हुआ है और पूरा रेडी हो। कई बार कहता पूरा बंदा रेडी होता है, कंपटीशन करते करते उसके लास्ट लिफ्ट में उसको इंजरी हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस ये भी पता होगा आपको। तो इसका मतलब वार्म अप का फिर क्या रोल रहा वहां पे? अगर पूरा बॉडी वार्म अप है, पूरा कंपटीशन भी उसने कर लिया और लास्ट मोमेंट में उसको इंजरी हो गया, तो उसके और भी रीजन हो सकते हैं, बट वार्म अप से इंजरी रुकेगा ऐसा कोई श्योर नहीं है। ये एक मतलब रोक सकता है इंजरी को, बट इंजरी नहीं होगा ऐसा भी अभी तक कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे कि अगर आपका वार्म अप पूरा था वो इंजरी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इंजरी हो सकती है आपको तब भी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली आपने भी देखा होगा ये बातें, जब आप कैंपों में, आप आपके नेशनल्स कॉम्पिटिशन्स में और समवेयर इन अदर प्लेसेस आल्सो, कुछ लोगों का डिसलोकेशन होता है, शोल्डर डिसलोकेशन कंपटीशन में तो होता है। तो अगर वो कंपटीशन होता भी मतलब कैसे होता है, जब पूरा आपका लिफ्ट कंप्लीटेड है, दैट स्नैच एंड ऑल पार्टिकुलरली, अब यू हैव ओनली कंप्लीटेड योर स्नैच, मान लो आप 130 स्नैच कर रहे हैं, जब 140 स्नैच किया, 140 स्नैच कंप्लीट किया, तो आपने बहुत सारा जनरल वार्म अप, स्पेसिफिक वार्म अप, देन कंपटीशन वार्म अप, देन यू केम फॉर द कंपटीशन एंड you are going up to that you are maybe second or third attempt. 140 snatch is too high. So here you find the people are getting dislocated of their shoulders in this condition also. Now you cannot say कि वो बंदा वार्म अप नहीं था, वार्म अप तो था, वो रेडी था, बट वार्म अप की वजह से इंजरी रुक गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसे भी इंजरी हो सकता है, बट वार्म अप के जो रोल हैं वो उसको सबसाइड करता है, इंजरी होने के चांस को कम कर देता है, ये है इसके अंदर। देन व्हाट इज वार्म अप? A warm up usually takes the form of some gentle exercise that gradually increase in intensity. छोटी छोटी एक्सरसाइजें हैं, तो धीरे धीरे उनको इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं हम। चाहे वो आप कंपटीशन की बात करो या स्पेसिफिक वार्म की बात करो, तो इसका सिस्टम जो है ऐसे होता है। ये आप उसको जेंटल एक्सरसाइजेस हैं जो उसको आप लो लेवल से स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने लग जाते हो।
ये है आपका वार्म अप। Now what does a warm up do? क्या करता है वार्म अप, क्या होता है उसके साथ? Increase in blood flow to the muscles which enhances the delivery of oxygen and nutrients. तो पहला उसका काम है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है मसल्स को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो मसल्स को चाहिए काम करने के लिए वो बढ़ते जाते हैं। देन वार्म अप जो होता है ये मसल्स का वार्म अप which promotes the energy releasing reaction used during exercise and makes the muscles more supple, more strong. जो मसल्स का एनर्जी रिलीजिंग है, जो उनका एनर्जी है उसको वो ट्रांसफर करेंगे स्पेसिफिक कामों के लिए, वो उनका एक्टिविटी में इंक्रीज हो जाती है उनकी एक्टिविटी मसल्स की। क्योंकि खाली मसल तो कुछ करने वाले नहीं, वो मसल क्या करते हैं, आप मान लो आप डेडलिफ्ट कर लिया आपने, डेडलिफ्ट हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, छोड़ दो नीचे चला जाएगा। बट हमारे वेट लिफ्टिंग में बस पर्टिकुलरली क्या करते रहते हैं हम, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, देन थ्रो करा, फिर हवा में गया, फिर उसको पकड़ा आपने, फिर स्नैच कंप्लीट किया, फिर आप बैठ गए, फिर आप उठ गए, फिर आपने होल्ड किया, तब आपको रेफरी ने जहाँ आपको चीफ रेफरी ने जहाँ डाउन बोला, जब बजर का आवाज सुना, उसके बाद भी तो आपने छोड़ा उसको, तो मसल तब तक आपके मसल काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो वो ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं बार बार, कोई ना कोई मसल अलग अलग टाइम पे काम करता है। आप ये भी देख सकते हो उस पर्टिकुलर लिफ्ट में, एक ही लिफ्ट में कितने मसल्स कितने टाइम पे काम करते हैं, वो सब अपना एनर्जी रिलीजिंग इफेक्ट को एनर्जी जो रिलीज कर रहे हैं उसका रिएक्शन रिएक्ट कर रहे हैं उसके लिए, वो उसको चेंज होते जा रहा है, पूरी एक चेन है। वो सारे मसल्स आपके लिए रेडी होने चाहिए उस काम के लिए। ऐसा तो नहीं था आपने स्क्वाट ही कर लिया तो आपका काम हो गया, वार्म अप हो गया, ऐसा भी नहीं है। आपको आर्म्स का भी रोल है उसमें, आपके शोल्डर्स का भी रोल है उसमें, आपके हिप का भी रोल है उसमें, आपके काफ मसल का भी रोल है, आपके क्वाड्रिसेप्स का भी रोल है, सभी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो सभी मसल्स को, एक ग्रुप ऑफ मसल्स को हमको रेडी करना है, पूरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, नॉट ओनली वन ग्रुप, ऑल द ग्रुप्स, बॉडी के जितने मसल्स हैं। देन प्रिपेयर्स योर मसल्स फॉर स्ट्रेचिंग। तो हम जो सेट ऑफ एक्सरसाइज है जो मैं बाद में डिस्कस करेंगे हम, उसके अंदर ही हमारे मसल्स को स्ट्रेच होने के लिए भी वार्म अप रेडी करता है। वार्म अप से हम उसको स्ट्रेच कर पाए, जैसे हमने स्नैच किया, स्नैच में शोल्डर आपका कहाँ जाएगा, कहाँ पे लैंड करेगा, कहाँ उसको पकड़ना है, फिर आपने वो मसल्स अगर रेडी नहीं होंगे, अगर वो पूरे स्ट्रेच्ड नहीं होंगे तो उनका मोशन कम होगा, तो आपको उधर तक उसको खींच नहीं सकोगे। तो और जो रेंज ऑफ मोशन है वो उसकी स्ट्रेचिंग पे डिपेंड करेगा, तो वो भी आप वार्म अप में होता है। प्रिपेयर योर हार्ट फॉर इंक्रीज इन एक्टिविटी। जो हार्ट की एक्टिविटीज है, दिल के जहाँ से सब मशीन चलती है, जहाँ से पूरी हमारी मशीन चलने वाली है, जो हमारा मतलब मोन जिनको हम कार्बोरेटर बोल सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है वार्म अप। देन प्रिपेयर यू मेंटली फॉर अपकमिंग एक्सरसाइज। तो ये आपको, जो आप करने वाले हो एक्सरसाइज को, तो उसकी एक्टिविटी को ये आपको प्रिपेयर करता है। जैसे मान लो अभी हम स्पेसिफिक वार्म अप की ही बात कर रहे हैं, अगर कंपटीशन की वार्म अप की बात करें तो ये पॉइंट भी वहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरलेटेड रहते हैं, क्योंकि अगर आपने 140 स्नैच करना है तो उसके लिए आपको नीचे वाला लोड बहुत सारा है। कहाँ से आप स्टार्ट करने जा रहे हो, कितने उसके पहले आप कितने, वहाँ 3 सेट करने हैं आपने कंपटीशन में, तो आपको 3 ही चांस मिलने वाले हैं। बट लेकिन नीचे आप कितना कुछ करने वाले हो, वो देखो वो कहाँ से चलेगा। तो वो एक्टिविटी को आप वार्म अप के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, वो आपके लिए मेंटली आप रेडी हो रहे हो उसके लिए। साइकोलॉजिकल, जिसको हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हमारी गेन होती जा रही है, हम 20, 30, 25, 40, हम गैप मिल गया फिर और एक सेट, नहीं गैप मिल गया और एक सेट, कोई आगे पीछे चला गया और एक सेट, वो सब चीजें अगर आप वार्म अप हो, रेडी हो, वो सब चीजें तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज यू कैनॉट जस्ट डू दैट। सो वार्म अप प्लेज ए वेरी बिग रोल हियर अगेन। प्राइम योर नर्व टू मसल्स पाथवे टू बी रेडी फॉर एक्सरसाइजेस एंड। तो नर्व सिस्टम जो आपका है, जिसको मसल्स ने जिसके थ्रू आपको सप्लाई जाना है, खाली मसलों को तो सप्लाई नर्व सिस्टम ही देने वाला है, तो वो सब आपका एक्टिवेट होता है। देन वो कितना स्पीड से काम करते हैं, वो सब एक्टिवेशन होता है। प्रिवेंट्स अननेसेसरी स्ट्रेच एंड फैटिग बीइंग प्लेस्ड ऑन योर मसल्स एंड हर्ट। अगर आप अच्छी तरह वार्म अप हो गए तो जब भी आपकी फटीग है हर्ट पे या मसल्स पे पड़ने वाली है, दैट विल बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मींस इट विल बी रिड्यूस्ड, रादर यू कैन से। प्रिवेंट तो नहीं होता, लोड तो वेट लिफ्टिंग में बहुत सारा पड़ता है, आपको पता है हमारा गेम का अगर हम बात करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अगर आप स्टेनसली एकदम से शुरू कर लोगे उसमें और वार्म अप करके करोगे धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली इफ यू कीप ऑन गोइंग, सो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, सो वो उसको कंट्रोल करता है। देन वार्म अप में हम क्या करते हैं कि वार्म अप इज वाइडली viewed as simple measure to prepare your body for exercise of a moderate to high intensity। तो वार्म अप में हम लो, जैसे मैंने पहले बोला था, लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी को तब हम लोड इसको वार्म अप को भी लेते हैं। जैसे आपने
वार्म अप में पहले थोड़ा, जब हम कंपटीशन वार्म अप की बात करेंगे तो आपको तब पता चल जाएगा कि इसमें लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी की हम बात, इंटेंसिटी क्यों बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम इसको वहाँ पे ज्यादातर डिस्कस करेंगे। एंड इज बिलीव्ड टू हेल्प प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। और ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि हाँ, ऐसे सोचते हैं लोग, इट इज बिलीव्ड, ये मतलब एक रिटर्न प्रूफ है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से ये बात करते हैं। आप नेट से देखोगे तो आप जब वार्म अप का स्पेसिफिक वार्म अप के बारे में ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक व्हाट द रिसर्च वांट्स टू से ऑन दिस, रिसर्चर्स क्या बोलते हैं इसके बारे में, आपको पता चलेगा कि यस, हम लोग सभी एक जनरल भाषा में बोलते हैं कि इसको इंजरी नहीं होती, इंजरी नहीं होती, but and it is believed to help prevent injury exercises during, although there is a lack of clear scientific evidence that warm up prevents injuries। इसके बारे में कोई अभी तक साइंटिफिक प्रमाण नहीं है आपके पास, जहाँ साइंस के पास भी नहीं, जहाँ हमारे रिसर्चर्स के पास भी नहीं, जहाँ हमारे वेट लिफ्टिंग के ऊपर जो लिटरेचर लिख रहे हैं लोग जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, फॉरेन कंट्रीज में जो ज्यादा रिसर्च होती है उसके बारे में अभी तक ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है साइंटिफिकली कि वार्म अप से इंजरी प्रिवेंट होती है। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला है कि जैसे हम कभी बार लास्ट लिफ्ट में बंदे को इंजरी हो जाती है, किसी भी लिफ्टर को इंजरी हो जाती है, जहाँ वो आपने उसको वार्म अप करके एकदम रेडी कर दिया, जब फर्स्ट लिफ्ट इटसेल्फ उसको इंजरी हो जाती है, ऐसा इंजरी आपने होते हुए देखा होगा। सो वो उसमें ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि वार्म अप नहीं था, वो वार्म अप ने उसको, जो वार्म अप की एक्सरसाइजेस हैं, जो रोटेशन, स्ट्रेचिंग, फलाना ढिकाना जो भी आपने किया, देन यू गॉन हिम फॉर द सिंपल बार 50 किलो, 40 किलो, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे करते करते आप उसको 120 या 25 जहां भी वो स्टार्ट करने वाला उसके पहले आपने 95% अराउंड लोड देके आप वहां पे लाते हो उसको। ये बात हमारी कंपटीशन वार्म अप के अंदर आएगी कि हम कहाँ तक जाते हैं, बट वो पूरा वार्म अप रहता है, पूरा रेडी है अभी नाउ। बट यू कैन से इट इज अ बैड लक दैट वो बंदा फर्स्ट इंजरी लिफ्ट में भी इंजरी हो सकती है उसको, ये आप इसका आप कोई श्योर नहीं कर सकते आपकी इंजरी नहीं होगी, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है। इसमें भी बंदे की जो साइकोलॉजी है, जो उसकी मूवमेंट्स हैं, जो उसकी बॉडी की स्टिफनेस है, बहुत सारी चीजें जो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो उसकी मोटर एबिलिटीज कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो स्नैच को करते करते भाग भाग के उसको पकड़ते रहते हैं, ये बात आपने बहुत कई बार आपने देखा कि वो जर्क कर लिया, बहुत इजीली जर्क करते हैं, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म पे घूम के वो एक जगह स्टडी होते हैं, या स्नैच में पूरा घूम जाते हैं, या कई बार तो पूरा 90 डिग्री 180 डिग्री भी लोग घूमते रहते हैं। सो ये बॉडी पे डिपेंड करेगा कि उस इंजरी होगी कि नहीं होगी, ऐसी चीजें भी बहुत सारी, जो एजिलिटी है उसकी वो उसमें काउंट करेगी कि उसको इंजरी होगी कि नहीं होगी। तो वार्म अप इस बात के लिए कोई गारंटी नहीं देता कि वो बंदे को इंजरी नहीं होगी। इंश्योरिंग एन इफेक्टिव वार्म अप, अगर हमने इंश्योर करना है कि हमारा बंदा सही से वार्म अप हो गया तो उसके क्या हमको करना चाहिए। टू मेक योर वार्म अप इफेक्टिव यू नीड टू डू मूवमेंट्स दैट इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग एंड स्लाइटली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर मसल्स। एक तो आपकी ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मसल्स का टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड बॉडी टेम्परेचर, ये कहाँ से स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाओगे, पहले आपका हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने वार्म अप शुरू किया, रनिंग किया, या जो भी आपने जॉगिंग वॉगिंग जो आप करने जा रहे हो, आपका हार्ट रेट फास्ट फास्ट करना लग जाएगा, तो मीन्स आपका ब्रीदिंग फास्ट हो गया। ऐसे करते करते देन इसमें क्या होगा, जो मसल्स को ब्लड जाना जल्दी शुरू हो गया, मसल्स को ब्लड जाने के लिए, देन वो मसल्स को ब्लड जाना है तो उनका हीट अप होते जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वो गर्म होने लग जाते हैं। तो इस ऐसे ऐसे करके ही ये मतलब सिस्टम चलता है। A good indication is warm up to prevent to point where you have raised a slight sweat। अगर मतलब मौसम बहुत सही है या कैसा भी मौसम होने दो, स्पोर्ट्समैन जो वार्म अप करते हैं तो वो उनको थोड़ा सा स्वेटिंग हो जाता है वार्म अप के अंदर। तो ये एक इंडिकेशन है, मतलब ये आपको बॉडी स्वेटिंग हो गया तो मीन्स आपका बॉडी रेडी है। बोला सकते मौसम बहुत ठंडा हो, वहाँ आपको स्वेटिंग हो ना, जहाँ आपने ज्यादा कपड़े पहन के आप पहन गए के बाद आप वहाँ स्वेटिंग लाने की कोशिश करते हो, वहाँ पे भी जो भी अच्छे लिफ्टर होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक कपड़े नहीं उतारते हैं, जब तक वो स्पेसिफिकली कंपटीशन के लिए जाने के टाइम ही वो ट्रैक सूट उतारते हैं। जहाँ नॉट जहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो तब आप लोग एक या दो दो अपर पहन के ही लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं वो लोग बार बार। तो इसलिए जब तो स्वेटिंग आपको स्वेटिंग हो जाएगा मीन्स आपका वार्म अप हो गया, आपको लगेगा यस इट इज डन। If you exercising for general fitness, allows 5 to 10 minutes of your pre-exercise warm up or slightly longer in cold weather। अभी देखो कोल्ड वेदर की बात कर रहे हैं ये लिटरेचर, कि अगर आपको जब एक्सरसाइज करना है तो आपको 5-10 मिनट की जनरल एक्सरसाइज आपने कर्नल वार्म अप या जो भी आप कर रहे हो करना है, और
जस्ट मौसम अगर ठंडा है तो थोड़ा लंबा टाइम भी हम वार्म अप करते हैं। कुछ लोगों को आप देखते रहे, वो स्लो जॉगिंग करते रहते हैं बहुत देर तक, तब उनको जॉगिंग टाइम में ही उनको लगता है कि यस उनका ब्रीदिंग फास्ट हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। सो दैट इज आल्सो ए पार्ट। देन वार्म अप ऑप्शंस क्या है हमारे पास, हम क्या क्या वार्म अप करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वार्म अप वी आर डूइंग। वैसे हम बात जो कर रहे हैं स्पेसिफिक वार्म अप की बात कर रहे हैं हम, बट स्पेसिफिक वार्म अप जनरल वार्म अप के बिना हो ही नहीं सकता, ये आप सब भी जानते हो, बिकॉज यू आर कोचेस ऑल क्वालिफाइड पीपल on the portal. You some people are there who those are doing now finishing their diploma, so they all been taught on this point कि जनरल वार्म अप के बिना आप स्पेसिफिक वार्म अप नहीं कर सकते। पहले जनरल वार्म अप होगा तभी तो आप स्पेसिफिक में जाओ, तभी आप कंपटीशन में। तो ये तीनों जो वार्म अप हैं, जनरल, स्पेसिफिक, कंपटीशन, दे ऑल आर इंटररिलेटेड। सो जनरल वार्म अप के क्या, टू बिगिन योर वार्म अप डू 5 minutes of light low intensity physical activity such as walking, jogging on the spot or cycling। तो जनरल वार्म अप करते हो, उसमें 5 मिनट का जॉगिंग, जहाँ थोड़ा जा रनिंग, या जंपिंग ऑन द स्पॉट्स, ये हमारी जो एक्सरसाइजेज है हमने क्या करना है, वो भी उसमें भी हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। बट जनरल वार्म अप है आपके लिए, 5-10 मिनट के लिए आपको जॉगिंग करना है। अगर मौसम बहुत ठीक ठाक है तो आप 3-4 मिनट में भी आप वो कम हो सकता है। अगर मौसम थोड़ा इंक्लाइंड है, मीन्स ठंडा है, यू कैन स्टिल गो हायर फॉर दैट, 7 मिनट्स भी आप कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, 3 मिनट में भी आपका काम हो सकता है। बट इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, जब हम कंपटीशन में आएंगे तो इस बात डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। वी शुड नॉट रन फॉर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि स्पेसिफिक वार्म अप हो सकता है हम स्पेसिफिक वार्म अप ओनली प्रैक्टिस के लिए करते हैं, तो हमारे पास खुला टाइम रहता है, कोई नहीं, एक बंदा पहले सेट ले लिया, दूसरे बाद में भी आके ले लिया, दैट पार्ट वी कैन प्ले। बट इफ यू आर गोइंग फॉर ए कंपटीशन देन यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द टाइमिंग यू आर हैविंग फॉर द वार्म अप। देन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप हम डिस्कस करेंगे। One of the best way to warm up is to perform the upcoming exercise at a slow pace। तो जो हमारा अपकमिंग स्पोर्ट्स बेस पे जब हम करते हैं, मान लो बंदा 100 मीटर का एथलीट है, जाओ 400 मीटर का एथलीट है, जहाँ वो जेवलिन थ्रोअर है, जाओ थ्रोअर है, जाओ वेट लिफ्टर है, तो उस जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं, जो मतलब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहाँ हम कंपटीशन करने वाले हैं, उस एक्टिविटी को स्लो पेस पे हमने शुरू करना है। वार्म अप का पार्ट है ये। सो आपको उस एक्टिविटी की तरफ में जाना है, सो दैट दिस विल अलाउ यू टू स्टिमुलेट एट लो इंटेंसिटी द मोमेंट्स यू आर अबाउट टू परफॉर्म एट हायर इंटेंसिटी ड्यूरिंग योर चूजन एक्टिविटी। आप जो एक्टिविटी आपने चूज की है उसको आपने लास्टली हायर इंटेंसिटी पे तो जाना ही जाना है, उसको आप करने जाने प्रैक्टिस करो, जो कंपटीशन करो, तो आपकी इंटेंसिटी लास्ट में तो बहुत हाई चली जाएगी उसके ऊपर। तो उसको स्टिमुलेट करने के आपको लो पेस पे, लो इंटेंसिटी से आपको वार्म अप शुरू करना है, सो दैट आपको हायर इंटेंसिटी जाते जाते आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो एक लिंक है आपके पास, जैसे मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम लो इंटेंसिटी से नहीं करके कुछ लोग मिडिल इंटेंसिटी में चले जाते हैं, जैसे मान लो बंदा 180 जर्क कर रहा, तो वो बोलता है मैं तो 90 से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो इंजूरियस है, इंजूरियस होने के चांसेस हैं उसके लिए 180 का जो 90 केजी भी है 50% बनता है, तो 50% इज नॉट ए लो इंटेंसिटी। अगर आप बॉडी बॉडी वार्म अप नहीं है, फिर मौसम वहाँ कहाँ कैसा है, और आप सीधा, आजकल लोग बड़े वो हैं कि सबके पास गाड़ी रहती है, तो सीधा गाड़ी पे ही कंपटीशन हॉल में चले जाते हैं, जब ट्रेनिंग हॉल में चले जाते हैं, तो वो उनके पास वॉकिंग का भी चांस नहीं है। जैसे हॉस्टल से वॉकिंग करके भी गए, अगर उतना भी टाइम उनको मिलता है तो वो भी उनके लिए एक वार्म अप का प्रोसेस है। बट स्टिल आजकल इन चीजों के लिए थोड़ा हाई हाई क्या बोलेंगे, उसके हाई स्टैंडर्ड है, तो लोग वॉकिंग कम करते हैं। पर्टिकुलरली लिफ्टर्स या स्पोर्ट्समैन, जो हाई लेवल स्पोर्ट्समैन, वो इसको थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं कि नहीं चलो गाड़ी में चले जाएंगे, वहां तक पहुंच जाए, ऐसा ऐसा थॉट है लोगों का, बट मे नॉट बी करेक्ट। दे कैन वॉक आल्सो, अगर कुछ बंदे सिंसियरली जाते हैं तो उसमें थोड़ा उनको चांस मिलता है वॉकिंग का भी। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप आर ऑफन डिजाइंड बाय ए क्वालिफाइड ट्रेनर इन दैट स्पोर्ट। तो यहाँ पे एक देखो कोच का रोल कैसे आ गया अभी। जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप्स हैं, ये कोचों के ही या ट्रेनर से ही डिजाइन किए जाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कोच का रोल इतना है कि ही शुड वॉच ईच एंड एवरीथिंग, क्या उसका स्टूडेंट कर रहा है। अगर आप मान लो एक ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग्स है आपके पास, तो आप सबको एक 4-5 है, एक कोच के पास रहने चाहिए, 4-5 ही उसके ग्रुप में ट्रेनिंग्स होने चाहिए। वैसे तो अगर कोचेस के ऊपर जितना लोड रहता है, तो उन सारों का जो 4 बंदे हैं उसके ऑलमोस्ट
हमको ये प्लान रखना चाहिए कि वो सभी एक ही वेट ग्रुप के हैं। जो हायर लेवल पे जब हम करते हैं तो ये ऑलमोस्ट ऐसे रहता है, पर लेकिन जब लो लेवल पे आप कर रहे हो ट्रेनिंग, जब आपके नॉर्मल जिमों में आप करते हो, तो वहाँ पे जो आपके सेंटर्स में आप कर रहे हो, वहाँ पे आपको हर ग्रुप का ही बच्चा आपके पास रहता है। एज भी अलग रह सकती है और वेट ग्रुप भी अलग से, तो उनका उनका जो वार्म अप है वो ऐसे वैसे का एक ही जैसा नहीं होगा, सबका अलग अलग वार्म अप आपको देखना है, आपको वॉच करना है। इट्स वेरी टफ टास्क फॉर ए कोच टू सी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अगर उसके पास 20 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं तो ये कोच का मुश्किल है, बट स्टिल वी मस्ट हैव मोर कोचेस फॉर दिस। एंड जितना हो सके आप उसको सिंसियरिटी से इन चीजों को वॉच कीजिए। जो आपकी हमारी ड्यूटी जो बनती है उस चीजों को हमको क्रिटिकली वॉच करना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट सुपरफिशियली। क्रिटिकली वॉच करना चाहिए, बहुत सीरियसली वॉच करना चाहिए। सुपरफिशियली नहीं हो गया, वो लोग कर रहे हैं वार्म अप तो कोच फोन पे कहीं मस्त हैं, जहाँ वो डायरी लिखने में लगे हैं, जब वो प्रोग्राम लिख रहे हैं, जब बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम ऐसा करते रहते हैं कई बार। लेकिन वी मस्ट वॉच इट क्रिटिकली व्हाट द children are doing. If you are giving them starting warm up, like go for jogging, okay, all can go for 4 round jogging, okay, they are gone, now they have come back, then what, from where they will start the warm up, whether वो टॉप से शुरू कर रहे हैं या नीचे से शुरू कर रहे हैं, या तो आप उनको ग्रुप में वार्म अप करवाइए, आप इंडिकेट कीजिए, या किसी सीनियर प्लेयर को आप बताइए ही विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप और स्टॉप फ्रॉम द लोअर पोर्शन। सो आपने देखना है कि वो बंदे नीचे से ऊपर तक कंप्लीट कर रहे हैं या ऊपर से नीचे तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो दिस इज पार्ट व्हिच कोचेस शुड प्ले। जैसे हमने बोला है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप आर ऑफन डिजाइन्ड बाय ए क्वालिफाइड ट्रेनर इन दैट स्पोर्ट। पर्टिकुलरली उस स्पोर्ट्स के लिए जो भी क्वालिफाइड ट्रेनर या कोच हैं, उनको डिजाइन करना है उसको, इसको छोड़ना नहीं है कि वो करके आ जाएंगे, देन आपने अंदर बैठ के आपने शुरू करा दिया उसको प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स आवर ड्यूटी। कोच के रोल के अंदर भी एक पॉइंट है कि उसका ड्यूटी बनता है कि वो बच्चे उसके सही ढंग से वार्म अप करें। देन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का वेट लिफ्टिंग के अंदर कितना रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एनी स्ट्रेचिंग इज बेस्ट परफॉर्म आफ्टर योर मसल्स आर वार्म, सो ओनली स्ट्रेच आफ्टर योर जनरल वार्म अप। पहली बात ये, स्ट्रेचिंग अपने वार्म अप के बाद ही करना है, पहले नहीं करना है। जब मसल्स गर्म होते हैं उसके बाद ही उनको स्ट्रेचिंग करना है, बट हमारे पास स्ट्रेचिंग का ज्यादा रोल नहीं है, बट स्टिल स्ट्रेचिंग हमने ऑप्टिमम जो अपना बनता है उतना तो हमको करना ही करना है। जितने जो पार्ट बनता है, या शोल्डर स्ट्रेचिंग हो गया, जहाँ जैसे मैंने पहले बोला कि बैंडेज बांध के कुछ लोग नी का स्ट्रेचिंग करते हैं, उससे उसका क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल स्ट्रेच होते हैं, उतना पार्ट है। जहाँ हम रिस्ट बैंड बांध के भी हाथों को कई बार ऐसे पुश करते हैं, तो वो भी हमारा स्ट्रेचिंग पार्ट है। जब हम शोल्डर्स को पीछे करते हैं, वो भी हमारा स्ट्रेचिंग पार्ट है। Stretches should not be forced or done at a speed that may stretch the joint, muscles and tendons beyond their normal length. तो स्ट्रेचेस को एक तो जेंटली आपने करना है, जो स्ट्रेचिंग आप कर रहे हो उसको जेंटली करना है आपने, और इतना फोर्स्ड नहीं करना, उसको फोर्स नहीं लगाना उसके ऊपर ज्यादा। Indian, we sharing the screen? Okay. तो उससे स्ट्रेचेस से वापस फोर्स नहीं लगाना है ज्यादा, उसको जेंटली करना है। और that may stretch the joint, muscles and tendons beyond their normal length. हमने जो नॉर्मल हमारी स्ट्रेचिंग है उससे ज्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि जो हाई परफॉर्मेंस लेवल पे जो स्पोर्ट्समैन रहते हैं वो ऑलरेडी सब कुछ सभी क्वालिटीज उनके अंदर हैं। तो अगर वहां पे उनको आप स्ट्रेच करते हो, ज्यादा स्ट्रेच करते हो, तो उनको इंजरी के चांस बढ़ते हैं। लो लेवल पे आप जब आप अच्छे नए हैं तो आप स्ट्रेचिंग को आपका ट्रेनिंग पार्ट में डाल सकते हैं, उसके हिसाब से आप उसको अलग से एक सेशन रख के उसका स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। लेकिन जो वार्म अप स्ट्रेचिंग है वो उसका होना है, जितना होता है उतना ही करना है, उसके ऊपर या उसके एक्सेस उसको बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसमें स्टैटिक स्ट्रेच है, जनरली कंसिडर्ड द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेच में हम सेल्फ जो करते रहते हैं, जैसे हमने शोल्डर्स पीछे को ऐसे स्ट्रेच किया, या हमने बाजू ऐसे ऐसे करके किया, या जो मैंने पहले आपको बोला है काफ को स्ट्रेच किया किसी बंदे ने। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन से पहले आप एक पार्टनर को लेके स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ये आपका स्ट्रेचिंग सेशन में आप कर सकते हो, अगर पार्टनर के साथ आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो। एक स्ट्रेचिंग आपको स्ट्रेचिंग के सेशन दिया जाता है कोचेस के द्वारा, जहाँ पर रिलैक्सेशन जो जिस दिन आपकी रहती है, जिस दिन आपके रेस्ट पीरियड्स रहते हैं उसके अंदर, या सैटरडेज को आपका ट्रेनिंग करने के बाद, आप सोना बाथ या इसके लिए जब मसाज वगैरह रहती है उसके पहले आप स्ट्रेचिंग करके देन यू गो फॉर मसाज एंड सोना, और रिलैक्सिंग पार्ट में आ चला जाएगा। लेकिन वार्म अप में जो स्ट्रेचिंग है उसका एक अलग पार्ट है। प्री एक्सरसाइज स्टैटिक स्ट्रेचिंग improves flexibility but its effect on injury prevention remains unclear. तो प्री जो प्री वार्म अप जो स्ट्रेचेस है
वो आपकी मसल्स की रेंज को या उसकी कैपेसिटी को या उसका रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा देगी, बट ये इंजरी को प्रिवेंट करेगी। सेम वही बात हो गई, वार्म अप भी इंजरी को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, बट एंड स्ट्रेचिंग भी नहीं प्रिवेंट करेगा। क्योंकि आपने नॉट ओनली, हम अपनी गेम में नहीं देखते, हम दूसरी गेमों में भी देखते हैं कि लोगों को डेंजरसली इंजरी होती है फील्ड फील्ड के ऊपर। जो फील्ड गेम्स हैं वो लोग दौड़ते रहते हैं, पूरा फुटबॉल भी देखो आप, उसको भी डेंजरस इंजरी होती है। तो ऐसा नहीं देखो वार्म अप नहीं था, जो उसको उसकी स्ट्रेचिंग नहीं सही नहीं थी, मतलब इंजरी हो गया उसको भी। देन थ्रोअर्स में भी ऐसा रहता है, और सभी गेम्स में ऐसा रहता है। स्ट्रेचिंग के ऊपर ऐसा आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी इंजरी को आप इंजरी को हटा देगा ये आपका। देन हमारे पास है वेट लिफ्टिंग, जो हमने पहले एक दिन डिस्कस किया था कोचेस रोल, कोचेस वाले सब्जेक्ट में, कि जो वेट लिफ्टिंग का टाइम, वेट वार्मिंग का टाइम होगा, वो आपको एक्चुअली एक्टिविटी से डिटेक्ट नहीं कर सकता, उससे आपको हटा नहीं सकता। उससे आपका मेन काम तो आगे वाला है। वार्म अप का आप ज्यादा प्रेशर डालते रहोगे तो आपका जो अपना एक्टिविटी है उससे आपका जो मेन मेन जो पाथ है आपका, आप उससे हट जाओगे, आप उस पाथ पे नहीं रह जाओगे। अगर आपने बंदे को बहुत ज्यादा वार्म अप दे दिया, या वो वार्म अप में थक गया, या उसको बहुत दौड़ा दिया, सेम कंपटीशन वार्म अप में भी ऐसे, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ऐसे हो जाता है। देन warm up includes joint movements breakdown to increased mobility and movements specific to the sports need of weightlifting। तो जॉइंट मूवमेंट्स को हम जैसे स्पेसिफिकली वेट लिफ्टिंग के लिए हम करना चाहते हैं, तो जॉइंट्स की मोबिलिटी के हिसाब से उसको करते हैं, उसके मूवमेंट उसमें करते हैं वार्म अप में भी। जैसे हमने स्नैच किया तो स्टिक से स्नैच किया, या क्लीन जर किया तो स्टिक से क्लीन किया, या खाली बार से किया, और फ्री हैंड भी हम करते हैं उस एक्सरसाइजों को। तो इसकी मोबिलिटी बढ़ाता है एंड मूवमेंट स्पोर्ट्स वेट लिफ्टिंग। तो जो हमारी वेट लिफ्टिंग जो रिक्वायर्ड है, उसकी स्पीड को, या उसके मूवमेंट्स को, उसकी मोबिलिटी को, या उस डायरेक्शन को, या उसकी एजिलिटी को, या उसका कोऑर्डिनेशन को, या उसकी स्पीड को, या उसकी स्ट्रेंथ को, जितनी मोटर एबिलिटीज हैं वो सारियां भी हम वार्म अप के अंदर ही उनको एक्टिवेट करना, मोटर क्वालिटीज को। तो मोटर क्वालिटीज को एबिलिटी में डालने के लिए हमको उसको वार्म अप के अंदर ही उनको एक्टिवेट करना है। और सबको, जैसे हमने स्पीड करनी है, आपको स्पीड भी अप करना है, कोऑर्डिनेशन करना है तो कोऑर्डिनेशन भी आपने दिखाना है, स्ट्रेंथ करनी है तो स्ट्रेंथ भी आपने करनी है। हाँ, यहाँ पे आप एंडोरेंस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो 4-5 हैं वो उनको करना ही करना पड़ेगा आपको इसके साथ में। देन वी विल गो फॉर द व्हाट आर द एक्सरसाइजेस वी आर डिजाइनिंग फॉर द वार्म अप। पर्टिकुलरली वन जो हम देखते हैं अपना, अपने ग्रुप का वार्म अप या वेट लिफ्टिंग के जो सेट हम देखते हैं, वेट लिफ्टिंग ग्रुपों को जहाँ कंपटीशन से पहले क्या वार्म अप वो करते हैं, जहाँ आपकी पूरी जो टीम है अगर वो प्रैक्टिस के लिए है, देन व्हाट टाइप ऑफ वार्म अप यू आर गिविंग। तो हम इसको नॉर्मली पहले क्या करते हैं कि थोड़ा उसको जॉगिंग 5-7 मिनट का जॉगिंग करवाते हैं, या रनिंग करवाते हैं, जहाँ ऐसा कुछ आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं करना कि वो भाग दौड़ करके आया बच्चा, तो उसने रनिंग किया ही नहीं और सीधा रोटेशन किया, 2-3 इधर-उधर घुमाया, पट्टी बांधी और शुरू हो गया वो। तो ये चीजें भी चलती हैं, बट इट इज डेंजरस। डेंजरस जो इंजरी हम पहले बात करते हैं कि वार्म अप तो श्योर हो जाएगी उसकी इंजरी, उसको श्योरली इंजरी हो जाएगी अगर ऐसे वो करता है। वैसे वार्म अप इंजरी अवॉइड नहीं करता, ये हम बात करते कर रहे हैं इसके ऊपर, बट अगर वो बिल्कुल कुछ नहीं किया तो फिर गारंटेड है, और इंजरी श्योर हो सकती है, परफॉर्मेंस गारंटेड नहीं रहती फिर उसकी, या उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। हो सकता है परफॉर्मेंस भी दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, बट इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, उसकी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो उसको वार्म अप करना जरूरी है ही है। तो उसके अंदर हम थोड़ा उसको रनिंग या जॉगिंग करवाते हैं, ताकि उसका बॉडी वेट, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, वो सब बढ़ना शुरू हो जाए। देन हम स्टैटिक टाइप ऑफ वार्म अप, जैसे उसमें पहले रोटेशन मान लो हम करेंगे, तो क्या क्या एक्सरसाइज हम उसमें करते हैं। तो अगर हम टॉप से शुरू करते हैं तो रिस्ट का रोटेशन करते हैं हम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में हम रिस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। देन आप शोल्डर्स को घुमाते हैं, शोल्डर को वो भी दोनों साइड में हम घुमाते रहते हैं। देन हम शोल्डर्स को स्विंगिंग के साथ भी हम घुमाते रहते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज हमारा पार्ट है, जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप हिप रोटेशन पे आ जाते हैं, हिप रोटेशन बोथ द साइड्स। वैसे बट ये एज आप हमको पता है कि एक ओपन सॉकेट जॉइंट तो है नहीं हिप रोटेशन पर, फिर भी हम इसको आगे पीछे तो स्ट्रेच करना या साइड में स्ट्रेच करना चाहिए हमको। अगर रोटेशन नहीं भी करेंगे तो वो पार्ट भी इसमें चलता है। देन आप एंकल रोटेशन पे चलते हैं, एंकल एंकल रोटेशन करते हैं, नी रोटेशन आप कर सकते हैं, बट ये भी
ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है अगर नी रोटेशन भी आप करते हैं। कुछ लोग करते हैं नी बेंड करके उसको घुमाते रहते हैं, क्योंकि वो भी कप एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है आपका, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसकी और दूसरे टाइप की स्ट्रेचिंग आपको उस समय उसको करना चाहिए। देन अगर हम स्ट्रेचिंग पे जाएंगे इसमें, तो शोल्डर स्ट्रेच, जैसे हम आगे पीछे शोल्डर्स को करते हैं वो स्ट्रेच होता है, शोल्डर स्ट्रेचिंग हो जाएगा। 2-3 तरीके के उसमें वेरिएशंस हैं, वो आप कर सकते हो। देन आप साइड बेंड्स कर सकते हो, आप कोर टेम्पररी कोर मसल्स के लिए। देन फॉरवर्ड बेंड्स कर सकते हैं, लेग अपार्ट करके अल्टरनेटिव टो टच कर सकते हैं, जहाँ उसके अंदर आप फॉरवर्ड फ्रंट और अप आ सकते हैं। देन आप खड़े होके जैसे वाइड वाइड लेग्स में ही आप हिप के ऊपर हाथ रख के हिप को आगे को स्ट्रेच कर सकते हैं, या बैक को आगे स्ट्रेच कर सकते हैं। यू शेप आप यू तो नहीं क्या बोलेंगे उसको, बो शेप में आप जा सकते हैं। तो वो एक पार्ट है इसके अंदर। और पर जो आप फॉरवर्ड बेंडिंग जो करते हैं उसको आप बहुत अच्छी तरह नीट टाइट करके करना चाहिए। तो जैसे उसमें आपका हैमस्ट्रिंग और जो बैक है वो उसमें ही स्ट्रेच हो जाते हैं, उतना स्ट्रेचिंग हमको बहुत होती है हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए। देन साइड बेंडिंग मैंने आपको पहले बता दिया। देन आप जंपिंग कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट जंपिंग हम करते रहते हैं, उसमें स्लो स्पीड में धीरे धीरे आप जंपिंग कर सकते हैं। इसको हो सकता है आप इसको रोटेशन से पहले भी जंपिंग आप कर सकते हैं, या इसको कहीं भी लाके आप इसको एक जगह में आप स्पेसिफिक वार्म के अंदर इसको आप ले सकते हैं। उसमें ऑन द स्पॉट जंपिंग कर सकते हैं। देन जंपिंग करते हैं हम लोग, बैक ट्विस्टिंग भी करते रहते हैं, दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर वार्म अप। उससे आपका बैक भी मूवमेंट भी बढ़ जाता है, एंड आपको जो बॉडी टेम्परेचर भी जंपिंग के साथ जो एरोबिक एक्सरसाइज जैसे हम बोलते हैं वो इसमें ऐड हो जाता है। देन उसमें साइड जंपिंग, देन ओवरहेड क्लैपिंग, ये भी एक जंपिंग का पार्ट है जो आप कर सकते हो। देन इसमें जो स्ट्रेंथ हमने पर्टिकुलर करना है, उसमें हम स्प्लिट स्ट्रेंथ के लिए हम कैसे एक्टिवेट करते हैं मसल्स को, स्प्लिट स्क्वाट कर सकते हैं हम। देन पैर अपार्ट रख के हम साइड स्क्वाट्स कर सकते हैं, नॉर्मल स्क्वाट्स कर सकते हैं। देन आर्म्स के शोल्डर्स के लिए पुश प्रेस हम करते हैं। देन कुछ लोग हाइपर एक्सटेंशन गुड मॉर्निंग जो हम करते हैं, फ्री हैंड गुड मॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। दैट उसके आपका हाइपर भी वो हो जाएगा। कुछ लोग इसमें वार्म अप में हम स्पेसिफिकली देखा है कि वो सिटअप्स भी करते रहते हैं, उसको कोर मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथ कर देने के लिए और उनको वार्म अप लाने के लिए। और कुछ लोग हाइपर भी करते हैं कंपटीशन के अंदर, लेट के बेंचेस को लेते रहते हैं वो लोग, उसका लेते हैं। एंड फ्री हैंड, फिर हम जो अगर कंपटीशन तक जाएंगे स्पेसिफिक में बोले तो फ्री हैंड स्नैच, फ्री हैंड क्लीन, फ्री हैंड जर्क। जब स्नैच जाएगा तो स्नैच का पार्ट, क्लीन है तो क्लीन का पार्ट भी हम कर सकते हैं। बट हमें सबसे बड़ा बात इसमें देखना है कि इफ देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन स्नैच एंड क्लीन, देन अगेन डूइंग द स्पेसिफिक वार्म अप। अगर मान लो आपने कंपटीशन में है आपका बच्चा और दोनों में बहुत सारा गैप उसको मिल रहा है, तो उसमें आपको फिर से दोबारा से थोड़ा जनरल वार्म अप, फिर स्पेसिफिक वार्म अप, फिर आपका कंपटीशन वार्म अप, ऐसे आपने ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। सो दिस ऑल थिंग्स हैव बीन डिजाइन्ड बाय द कोचेस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो ट्रेनर या कोचेस ही इसके ऊपर इसको बनाते हैं। तो दीज ऑल एक्सरसाइजेस व्हिच आई कैन डू, स्टिल देयर आर द वेरिएशंस। आप बहुत सारे नेट से एक्सरसाइजेस ढूंढ सकते हो, एंड वी मस्ट कीप ऑन एडिंग ऑल दिस थिंग्स टू आवर नॉलेज कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं इसको। जहाँ हमने कई बार देखा है कि वो बच्चे रोलिंग भी करते रहते हैं मैट पे, देखो रोलिंग करेंगे तो उनके साथ भी उनकी जो बैक वगैरह है वो स्ट्रेच हो जाती है। जब मैट पे लेट के फ्रंट बॉडी ऊपर उठाते हैं तो उसकी भी उनकी बैक की स्ट्रेचिंग हो जाती है। इतना स्ट्रेचिंग कंपटीशन के लिए मैं तो फिलहाल मत मोस्टली इसमें जो स्ट्रेचिंग पार्ट होगा सेल्फ स्ट्रेचिंग होगा, और बाकी स्ट्रेंथनिंग भी हम सेल्फ बॉडी वेट से होगा, रोटेशन भी उसने खुद ही करना है। तो ये उसका सेल्फ बॉडी वेट से उसको कितना पता है वो प्लस आपका जो नॉलेज है जो आप उसको बताना चाहते हो। क्योंकि ये चीजें ऐसा है, आई जस्ट से वन थिंग कि आपने इसको रेगुलर नहीं करना होना होगा आपके लिए, ये चीजें रेगुलर करने वाली चीजें तो नहीं है। अगर आपके ग्रुप ऑफ कंपटीटर्स है, ग्रुप ऑफ लिफ्टर्स है, आपने उसको एक हफ्ता या 15 दिन में मॉनिटर कर लिया क्या क्या वर्म करना चाहिए, कर उनको गाइड कर दिया, तो दे विल कीप ऑन गोइंग ऑन दैट पार्ट। ऐसा तो नहीं है रोज रोज आप उनको ये चीजें बार बार बताते रह जाओगे। आपने 15-20 जो एक्सरसाइज आपकी जो हमने अभी डिस्कस की है, उनको अगर आपने एक बार बता दिया, दे ऑल कम टू, उनकी मेमोरीज में चला जाएगी सब चीजें कि हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ फिनिश करते हैं। तो अगर एक बार आपने अच्छी तरह से उनसे डिस्कस कर लिया, ये चीजें आप वो अपने अभी नेक्स्ट टाइम से अपने आप करने चले जाएंगे। यही चीजें उनको फिर जब कंपटीशन में जाए तन यू मस्ट दैट टाइम यू मस्ट हैव ए लुक कि वो बंदे, अगर आपने उससे अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है अपने लिफ्टर से, तो देन यू मस्ट बी केयरफुल ऑन ऑल दिस थिंग्स, यू मस्ट बी वेरी मच हैव आई ऑन देम व्हाट दे आर डूइंग, दे शुड नॉट हरी अपॉन ऑल दिस थिंग्स।
So these are the things what we are doing during warm up. और ये वार्म अप हमारे लिए बॉडी में क्या करता है वो मैंने आपको पहले बता दिया। ये एक्सरसाइज हम करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वार्म अप के, उसके जो 5-10 पॉइंट हैं उनको हम 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। सो एट नो टाइम यू शुड हरी इन अप फॉर वार्म अप। जैसे हमने पहले भी बोला है, किसी भी टाइम में वार्म अप में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए आपको। चाहे आप स्पेसिफिक वार्म अप कर रहे हो, आप कंपटीशन के लिए कर रहे हो, जहां आप ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो, आपको कहीं भी उसके साथ हरी अप नहीं करना चाहिए। यू मस्ट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। जो आपके टाइमिंग फिक्स है, जैसे ट्रेनिंग टाइम जो आपने दिया है उससे 10-15 मिनट पहले आके वार्म अप करके बच्चे लोग रेडी रहने चाहिए। तो उसमें कभी जल्दीबाजी नहीं करना। अगर वो लेट भी आया है तो आपको उसको फिर टाइम देना चाहिए कि जस्ट लेट हिम कंप्लीट द वार्म अप, देन ओनली ही शुड कम। Not without doing warm up, he will come straight will come to the platform and start his training. You should have sufficient time and time intervals. आपको बहुत sufficient time होना चाहिए आपके पास, और time intervals भी आपके अंदर, जो उसके अंदर आप एक एक चीज में जो ब्रेकआउट देना चाहते हो। ये वैसे ज्यादा कंपटीशन इंटरवल्स जो कंपटीशन वार्म अप में ज्यादा काउंट किए जाते हैं, स्पेसिफिक में या जनरल में, क्योंकि वो तो हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, उसमें ज्यादा इसका रोल नहीं होगा। बट टाइम देना चाहिए आपको। जैसे 5-10 मिनट की हम बात कर रहे हैं, मौसम सही नहीं है तो 10-12 मिनट भी जा सकता है वो, तो ये टाइम आपके पास जरूर होना चाहिए कि आप उसको इस ढंग से करवा रहे हैं। एक्टिवेट मोटर क्वालिटीज लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। ये जो मोटर क्वालिटीज हैं साइंटिफिकली ऑलरेडी हमारे एक कोच साहब ने इसको कवर किया है आपके सामने, पर ये सब चीजें वेट लिफ्टिंग का ही पार्ट है। तो इसको वेट लिफ्टिंग में जैसे हम स्ट्रेंथ की जो एक्सरसाइज हमने स्क्वाट किया, ये किया, थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करना है, इसको एक्टिवेट करना है अपने स्ट्रेंथ के लिए। कौन से मसल्स यूटिलाइजेशन में आने वाले हैं उसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। स्पीड में आपके जैसे कौन मसल्स है, अभी फ्री हैंड स्नैच किया आपने या फ्री हैंड जर्क किया आपने, कितनी स्पीड होना चाहिए, वो उसके हिसाब से वो एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। कोऑर्डिनेशन दोनों में, क्लीन में आप क्लीन किया, फ्री हैंड भी क्लीन किया तो सिटिंग क्लीन कर लिया, या फ्री हैंड स्नैच किया तो आपने सिट, तो आपका कोऑर्डिनेशन पता चल जाएगा क्या करने वाले हो। फ्लेक्सिबिलिटी हमने स्ट्रेचिंग में जो बता दिया है, वो फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट है, वो उसमें हो जाएगा आपका। तो ये सब चीजें मोटर क्वालिटीज को आपने एक्टिवेट करना है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ वार्म अप। पहले भी हमने डिस्कस किया है पॉइंट, जैसे वेट लिफ्टिंग कोच इज रिस्पांसिबल फॉर ए वेल एग्जीक्यूटेड वार्म अप। तो ये कोच की ड्यूटी बनती है कि वो कैसे अपने बच्चे को वार्म अप करवाता है। उसको सफिशिएंट टाइम देना है, अपने सभी एक्सरसाइज जो कर रहा है ये आपने देखना है। जैसे मैंने पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ी देर के लिए आप देखना है उसको, थोड़े दिनों के लिए, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपने उनको वॉच करना है। बस स्टिल ये तो आपने कर लिया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपकी आंखों के दूर होते रहे वो लोग। आप बेशक कुछ भी करो, उसमें आप दूसरा को एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको जरूर उनको ध्यान रखना चाहिए। दे शुड आल्सो बी अवेयर कि यस, कोच इज हैविंग आई ऑन अस, कोच इज वाचिंग अस, देयर इज समबडी, कोच ने जो असिस्टेंट कोच या चीफ कोच, जो भी आपके कोचेस हैं आपके साथ, दे एक ना एक आदमी फ्री रह के उनके ऊपर वॉच रखना चाहिए। अगर आपके ग्रुप में है तो आपका ग्रुप है, आप अपने ग्रुप के ऊपर वॉच रखो। The warm up should not be so physically demanding that it detracts from the energy necessary to compete. तो वार्म अप में हमने इतना उनको लोड नहीं दे देना है, या इतना उनके ऊपर स्ट्रेच नहीं करना है, ताकि वो जो उनका कंपटीशन का जो हमारा काम है, जो हमारे क्या बोलेंगे हम, प्रैक्टिस का जो हमारा शेड्यूल है, उससे उसको डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वो इतना लोड नहीं देना उनको हमने वार्म अप में। वार्म अप ओनली इज टू एक्टिवेट द मसल्स, या उनका टेम्परेचर बढ़ाना, जो स्पीड इंड्योरेंस जो हमने करना है, वो उतना पार्ट है उनका। उनको थका नहीं लेना, अपने कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं होगा वार्म अप में बहुत थक गया उसके बाद वो कुछ करे। अगर ऐसा आप वार्म अप करा रहे हो, जैसे हम सैटरडेज को मोस्टली ट्रेनिंग शेड्यूल्स रखते हैं, तो उस दिन हम उनको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी दे के फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उनको बैक स्क्वाट करा लिया, डेड लिफ्ट करा लिया, देन बाद में पावर स्नैच करा दिया, ऐसी टाइप एक्सरसाइज हम करा सकते हैं। उस टाइम में कुछ दूसरे तरह का वार्म अप रहेगा। तो ये सिचुएशनल है सब चीजें, किस टाइप का आपका शेड्यूल है, ऐसा टाइप का आपका वार्म अप रहना चाहिए। जब आप कंपटीशन है तो वार्म अप कुछ अलग से रहेगा, जब आप प्रैक्टिस में आप वार्म अप कुछ और तरह का रहेगा, आप कौन सा फेज ऑफ ट्रेनिंग में आप चल रहे हैं उसका वार्म अप कुछ अलग रहता है। तो ये सब मॉडिफिकेशंस हैं जो कोचेस को ध्यान में रखनी चाहिए, और उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम है जो मॉडिफाई करते रहना चाहिए, अपना वार्म अप को मॉडिफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि वार्म अप भी वेट लिफ्टिंग में पर्टिकुलरली जनरली स्पेसिफिक और कंपटीशन वार्म अप भी कंपटीशन का ही एक पार्ट है। अगर ये सही नहीं तो आगे वाला भी सही नहीं। ये नहीं होगा कि कोई बात नहीं, हो गया वार्म अप हो गया, चल आजा आजा, जल्दी जल्दी कर ले, फिर वो जल्दी जल्दी में सब होगा और आपका कंपटीशन भी जल्दी होगा।
या फिर वो जल्दी कपड़े पहन लेगा। जल्दी कपड़े पहन लेगा, ये बात आप समझते हो कि अगर वो स्नैच में एलिमिनेट होता है कोई भी लिफ्टर तो फिर उसका काम खत्म। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेने का एक पार्ट है। इसको इतनी ईज़िली आप कट शॉर्टकट नहीं कर सकते इसके अंदर। दैट को ईच वार्म अप एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म टुवर्ड्स द गोल ऑफ प्रिपेयरिंग द नर्वस सिस्टम। हर एक वार्म अप की एक्सरसाइज, चाहे वो रनिंग कर रहे हैं आप, या उसके बाद आप रोटेशन कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, या जो भी जितने एक्सरसाइज हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, वो सभी चीज़ें हमारा गोल की तरफ को जानी चाहिए। हमारे सिस्टम को, चाहे वो नर्वस सिस्टम होगा, चाहे मसल सिस्टम होगा, उसको प्रिपेयर करना है हमने गोल की तरफ। हमारा गोल क्या है अल्टीमेटली? हम करना क्या चाहते हैं? सो अगर तो वार्म अप करके ही आप फिनिश करना चाहते हो, जैसे एक्टिव रेस्ट आप करवाते हो कई बार स्पोर्ट्समैन को, तो एक्टिव रेस्ट में थोड़ा वार्म अप किया, उसके बाद छोटा-सा स्नैच, क्लीन जर्क या बार से किया, या 50% या 40% जो व्हाटएवर यू आर डिस्कसिंग ऑन दैट, जो आपकी प्लान है। आपका अगर तो आप ऐसे करवा रहे हो, फिर तो आप वार्म अप में लोड दे सकते हो ज़्यादा, रनिंग भी करा सकते हो, स्प्रिंट्स भी करवा सकते हो, जहाँ स्क्वाट्स में वो करा सकते हो, जंप ज़्यादा करवा सकते हो, दैट दैट इज़ अनदर पार्ट। लेकिन अगर आप उसको कॉम्पिटिशन के लिए या प्रैक्टिस के लिए करा रहे हो, तो एक अलग तरह का वार्म अप होगा। सो वार्म अप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे उसके जो उसका उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, उसके हिसाब से वार्म अप होगा। क्या हमको आगे चाहिए, उसके हिसाब से वार्म अप होगा। तो अपने वार्म अप को ऐसे कंसीडर करना है कि आपने आगे करना क्या है। तो उस हिसाब से आपका वार्म अप को जो आपने मॉडिफाई करना है, या उसको आपने तैयार कराना है। आप जो प्रोग्राम बनाओगे जो वार्म अप का, उस हिसाब से आप रेडी करोगे। सो इसलिए कोचेस का वॉच हमेशा प्लेयर्स के ऊपर ज़रूरी है। कोचेस की आई को प्लेयर्स के ऊपर ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा इसने क्या वार्म अप कर रहा है। आपका टारगेट क्या है? आप वार्म अप कैसे दे रहे हो? आपने कॉम्पिटिशन करना, तब आप कैसे वार्म अप कराओगे? आपने कम ओनली प्रैक्टिस कराना, तब आपने एक्टिव रेस्ट लेना, तब आप क्या वार्म अप कराओगे? सो दिस ऑल विल बी वेरिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग। द कोच शुड वॉच एवरी वार्म अप। जो हमने डिस्कस करते हैं इस बात के लिए बार-बार, कि कोचों को हमेशा आँख रखना है प्लेयरों के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। सो तभी आपको पता चलेगा कि सही से वार्म अप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे लोग छोटे बच्चे हैं जैसे हमारे पास एनसीयूज़ में, वो बातें करते रहते हैं, उनका वार्म अप में ध्यान नहीं है। जो एक्सरसाइज कुछ जो लीडर है वो कुछ और एक्सरसाइज कर रहा है, ये बच्चे लोग कहीं और घूम रहे हैं। वो उसने एक्सरसाइज चेंज कर दिया, ये पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उस ग्रुप को पूरा तरह खड़े होके बताना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। यू मस्ट यूज़ योर कमांडिंग दिस थिंग। आपकी जो कमांड है एज़ अ कोच, वो आपने उसको यूज़ करनी है। आपकी कमांडिंग अथॉरिटी आपने यूज़ करनी है। अभी डिक्टेटरशिप है, आप कोच हो आप, यू हैव टू यूज़ दैट पावर। आपने ऐसा नहीं, कैजुअली नहीं लेना है इस चीज़ों को। अगर कैजुअली लेते हैं हम इस चीज़ों को, तो हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो बहुत पुअर होगा। So you must use your commanding authorities for all these things, so that they are they are listening you, and you must prepare them in such a way so वो आपकी हर कमांड को सुने। आपने क्या बोला उसके ऊपर वो ध्यान दें। आप खड़े हो वहाँ पे, इस बात का भी उनको पता होना चाहिए कि कोच इज़ वाचिंग और कोच इज़ ऑन अस, कोच आइज़ आर ऑन अस। ऐसा नहीं अगर हमने घूम के, ठीक है तुम कर लो, मैं अपना वॉकिंग कर लेता हूँ, तुम कर लो, मैं अपना रनिंग कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। देन अगर आपने करना भी है अपना, आप कुछ करना चाहते हो तो उनके साथ-साथ करो आप भी। वो और भी इंटरेस्ट लेके करने लग जाएँगे वो लोग। तो छोटे बच्चे जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जहाँ एनसीयूज़, नई-नई एनसीयूज़ कम अप हो रही हैं, उसमें छोटे बच्चे हैं या जूनियर बच्चे हैं या खेलो इंडिया के कुछ बच्चे हैं, उनको आपने ऐसा डील करना है। अगर इफ एट ऑल यू आर नॉट यूजिंग दिस प्लेटफ़ॉर्म, स्कूल्स में आप करा रहे हो, जहाँ और कहीं छोटे सेंटर्स हैं जो सिटीज़ में, स्टेट के कुछ सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, तो वहाँ भी आपको सेम शेड्यूल, कोचों का एक पर्टिकुलर, क्योंकि अभी सभी कोचेज़ एक ही हमारे पास एक ही इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला। नथिंग मोर देन दैट, वेट लिफ्टिंग के लिए अभी तक तो। वहीं पे हम लोग कोर्स करते हैं, वही जो कोचेज़ होते हैं, वही हमको रिफ्रेशर कोर्स करवाते हैं, वही हमको सब कुछ बताते हैं। तो हमने एक ही जगह से सब कुछ सीखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था और वो दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ गया, ऐसा भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। हम सब एक ही जगह से सीख रहे हैं, तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो एक ही जैसे होने चाहिए। तो वो जो वो लोग हमको पढ़ा रहे हैं, दैट सिस्टम्स आर टोटली डिमांडिंग। वो डिमांड को पूरा करने वाले हैं, वो सिस्टम जो हमको पढ़ा रहे हैं वो लोग। तो हम भी वहाँ से सीखे हैं, आप लोग भी वहाँ से सीखने वाले हो। तो सीखने से बाद आप उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हो, उसको आप अमल में कैसे लाते हो, दैट इज़ द मेन पार्ट। अगर उसको एग्ज़ीक्यूट करोगे ढंग से और उसको बार-बार अमल में लाओगे, तो आप भी ज़्यादा सीख जाओगे। या आप ऑनलाइन जाके आप कुछ पढ़ाई करते रहो, जब तक आपका रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हो, वार्म अप हो, देन कॉम्पिटिशन हो, व्हाट आर द सिचुएशंस कैन बी फेस्ड बाय अ कोच particularly,
कंपटीशन टाइम में क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है, उससे आपको डाइवर्शन होना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था ये बात कि जो स्पोर्ट्समैन है दे आर द बेटर डिसीजन टेकर्स। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखते हैं, और जो जितना अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा उतने उसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसको पता रहता है कि उसने कहाँ स्नैच खींचा और कहाँ उसने पकड़ना है। आप कोच उसको कुछ ही बोलते रहे, नीचे बैठ जा, ऊपर चला जा, नीचे चल, लेकिन अगर उसने पावर आ गया ये उसको डिसाइड करना कि मुझे यहाँ पकड़ना है इसको, तो वो डिसीजन कहाँ से आ जाता है इतना जल्दी। जैसे मैं पहले बोला था, हॉकी में एक बंदा डी में बॉल लेके खड़ा है, उसको कहाँ हिट मारना है, किसके लिए वेट करेगा वो वहाँ पे, किसको पास करना है या हिट करना है, तो ये डिसीजन कौन करेगा, वो खुद ही इंडिविजुअली करेगा, उसको कोच नहीं बता सकता अभी तू गोल को मार दे, नहीं यहाँ तो तू पास कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। So these decisions are being taken by the sports persons. So sports persons at all level are the better decision makers. वो सडन डिसीजन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो उसके डिसीजन पे डिपेंड करेगा, फिर उसने क्या कर लिया। अभी मान लो हम जैसे स्नैच की बात करते हैं, अगर उसने स्नैच पावर में पकड़ लिया देन ही इज ट्राइंग टू सिट। अब जाता वो तो उसके लिए ड्रॉप स्नैच का या स्नैच स्क्वाड वाली पोजीशन में आ जाएगा फिर तो वो, है ना। जैसे आप स्नैच स्क्वाड देते हैं, स्नैच में पकड़ लिया उसके बाद बैठना शुरू कर दिया उसने, ऐसे ही आपने अगर वो कंपटीशन में ऐसे कर लेगा तो उसका रिजल्ट भी आप सब समझ सकते हो। जितने कोचेस अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग को, सब अपना आइडिया बता सकते हैं कि अगर उसने संडे पकड़े बैठने लगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। मुश्किल से 5% लोग सक्सेस होगा इसमें, 5%, 95% फेलियर होगा इसमें। वो सिचुएशन बैठने वाला सिचुएशन नहीं रहता, तो फिर डिसीजन क्या लिया उसने, उसने अपने से डिसीजन लिया ना कि मुझे यहाँ से पकड़ के यहाँ से उठना है, यही मुझे टाइट करना है, यही मुझे बॉडी। तो अगर उसके लिए प्रिपेयर्ड है, आपकी इंस्ट्रक्शन को सुना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप पास कर रहे हो, चाहे वार्म अप कर रहे हो, कंपटीशन की कर रहे हो, स्पेसिफिक कर रहे हो, जनरल कर रहे हो, जो भी आप डिसीजन दे रहे हो, इतना उसका डिसीजन क्लियर होना चाहिए कि यस आई हैव बीन टॉट फॉर दिस, सो दिस ऑल व्हाट हु विल डू दिस ऑल थिंग, कोचेस विल डू। वी हैव टू ट्रांसफर दिस नॉलेज टू द स्पोर्ट्समैन एज this type of instructions have been passed by our National Institute of Sports teaching staff to the coaches. Coaches in turn must pass these instructions to the players. So this system will work very efficiently. So now last point is the timing of the warm up is directed by the coach and should take place in an appropriate rhythm. तो जो ये सिस्टम है इसको आपके रिदम में ही करना है, सिस्टम में ही करना है, एक ढंग से ही करना है। आप कोई छोटा मसल्स को वार्म अप नहीं किया, पहले आप बड़ा मसल्स को वार्म अप करना शुरू करें, ऐसा भी नहीं है। ये रिदम भी आपको पता होना चाहिए, कौन से मसल पहले अपने एक्टिवेट कर लेने हैं, कौन से धीरे-धीरे होंगे, जिनको ज़्यादा टाइम लगेगा वो कौन से मसल हैं, कौन से फास्ट उठ जाएँगे आपके मसल्स, कौन सा जॉइंट आपको पहले स्ट्रेच कर लेना चाहिए, कौन सा जॉइंट आपको बाद में, या कौन सा जॉइंट आपको कॉम्पिटिशन में ही या प्रैक्टिस में भी आप स्ट्रेच करते रहोगे, उसके ऊपर लोड देते जाओगे, ऐसा भी आपने ही डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम कैसे कहाँ पे होगा। दिस ऑल कोचेस हैज टू डिसाइड। सो विद दिस विद लिटिल कंसर्न ऑन द थिंग्स कि हम लोगों को मेन इंटरेस्ट होगा टू गिव द हायर परफॉर्मेंस, मतलब टेक हायर परफॉर्मेंस फॉर आवर स्पोर्ट्स पर्सन्स। जो हमारे पास बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, स्कूल जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, एलीट हैं, हमारा मेन कंसर्न कोचों का क्या, उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेना ही हमारा कंसर्न है। सो फॉर दैट पर्पस वी मस्ट टेक 100% इन्वॉल्वमेंट, 100% इंटरेस्ट, we must give 100% ourselves to the sports of weightlifting, then we will be definitely achieving a best result. Thank you so much. With this I am concluding. If anybody wants to know anything. हेलो, Yes please. हाँ जी सर, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜਰੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਿਕਸਡ वार्म्ड लोग होते हैं जो कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन जो करते रहते हैं, कंपटीशन के अंदर भी इंजरी हो जाती है नहीं हो जाती? ਉਹ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, जो कुछ लोगों की जो बॉडी होती है वो स्टिफ होती है, ओके, देन वो साइकोलॉजिकली कई बंदे कुछ वीक होते हैं, तो ऐसे भी लोगों को हमने स्नैच जैसे कंप्लीट किया हुआ स्नैच, वेट लिफ्टिंग कोच हो आप?
नहीं सर, Okay. मैं वेट लिफ्टिंग कोच No, ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ कोई गल ਜਦੋਂ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾर्ट ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ नहीं, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ स्टिफनेस की गल देखो, वो भी एक इंजरी का पार्ट है। जिससे ज्यादा स्टिफनेस होते हैं, दे गेट्स मोर इंजरी। मैं जो मैंने जो एग्जांपल दिया, वेट लिफ्टिंग का मैंने एग्जांपल दिया है कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब स्नैच पूरा कर लिया, अभी उसने मान लो 140 या 150 स्नैच करता है। मैं आपकी दूसरी स्पोर्ट्स के, आप कौन सी स्पोर्ट्स डील करते हैं, मैं उसके हिसाब से एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको वेट लिफ्टिंग समझाना मुझे इजी लगेगा, और बाद में अगर हम डिस्कशन करेंगे, मेरे फोन पे आप कॉल कर दे, फिर भी हम डिस्कस कर सकेंगे इस बात के लिए। लेकिन मैं क्या कह रहा था अभी, मैंने मेरी बात सुनिए पहले। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारा पूरा बंदा वार्म अप है, कंपटीशन के अंदर है, ओके, अभी कंपटीशन कर रहा, तो वार्म अप है, कम ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना हम, है ना, ही इज रेडी, समझ गए आप? हेलो ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਬੋਲੀਏ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੋਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। हेलो, यस प्लीज। सत श्री अकाल सर जी, नवीन बोल रहे हैं सर। सर एक क्वेश्चन सीखा सर, 2 वेट लिफ्टर हैं सर, एक 67 kg बॉडी वेट है और एक प्लस 105 है। क्या इन दोनों का वार्मिंग अप पैटर्न सेम होगा और टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? हम जो अभी स्पेसिफिक की और जनरल वार्म अप की बात करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये ड्यूरेशन उनकी सेम ही लगेगी लगभग। ओके, सेम रहेगी सर। हाँ, अगर वो कंपटीशन में चला गया, जो 67 वाला मान लो 110 kg से स्टार्ट करने वाला है स्टैंड, एंड आपका 105 वाला जो है 140 पे स्नैच करने वाला है, ओके, केजी तक पहुंचने के लिए। हेलो 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 यस सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ आपको, मान लो 67 kg का बॉडी प्लेयर है। हेलो, प्लस 109 बोला सर मैंने, 67 और प्लस 109। ओके, 67 प्लस 109, ओके। यस सर, वेट जैसे लिफ्टर 67 वाले को मान लो उसका 110 kg आपने स्टार्ट दिया है, जो 67 या 120 दिया है, तो नेचुरली जो आपका 109 प्लस का बॉडी वेट है, उसका स्टार्ट भी हायर होगा। यस सर, यस तो सर। उसको वहां तक जाने के लिए अटेम्प्ट भी ज्यादा लगेंगे, तो अटेम्प्ट ज्यादा लगेंगे, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये कंपटीशन वार्म अप डिफरेंट हो सकता है, बट जो जनरल एंड स्पेसिफिक वार्म जो हम डिस्कस कर रहे थे आज, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सेम रहेगा सर। यस सर, एक क्वेश्चन और था सर मेरा। दसो जी। जी सर, 2010 CWD कॉमनवेल्थ गेम्स में सर, जी सर, अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि सर आपको बोला कि किसी की 90% कैपेसिटी है, जैसे वो 90% से नहीं स्टार्ट करना, कि जैसे 190 जाना है तो मैक्सिमम जो लोग 190 से जा रहे हैं उनको 180 से करना चाहिए, मैक्सिमम चांसेस इंजरी है, हायर स्टार्ट ले लेते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है सर, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपटीशन होती है सर, आपको कंपटीशन में जा रहे हैं, हम फाइट में नहीं जा रहे। मैं सर ये कॉज पूछना चाहता हूँ सर, एक क्योंकि सर प्लस वेट में प्लस 105 पहले होती थी सर, जीत कंडा जो है इलिमिनेट हुए थे कंपटीशन में, वो क्या कॉज था सर उसके पीछे? उसका कॉज एक्चुअली मेरे को जो मेरा जो वो है, उसका हायर स्टार्ट तो नहीं था उसका, वो उसका कैपेबिलिटी में था, बट एलिमिनेशन कभी भी किसी बंदे का साइकोलॉजी भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है उसका मन में, हम जो कोच सोचते हैं कुछ और सोचते हैं, प्लेयर कुछ और सोचता है, प्लेयर सोचता है मैं मेडल जीत लूं, कोच सोचते हैं कि वो बंदा कंपटीशन में रह जाए। पहला हमारा अटेम्प्ट इसलिए होता है कि कंपटीशन में रह जाए, दूसरा अटेम्प्ट हम इसलिए लेते हैं कि क्योंकि सर जो लिफ्ट उन्होंने फेल किया, वो लिफ्ट करके उनको मेडल आ रहा था। तो कोचेस का तो मेन एम यही होता है कि उनको कंपटीशन में परफॉर्मेंस अचीवमेंट दिलवाना, परफॉर्मेंस इज डिफरेंट मैटर। जी, कोचेस का डीलिंग ये भी है कि उसको बंदे को कंपटीशन में रखना, पहली बात, जो नहीं तो हम लोग को उस बात के भी लेना कि वो कंपटीशन में तो रहना चाहिए, तभी तो मेडल जीतने की कोशिश करेगा, तो ये भी तो कंसर्न है ना हमारा।
लेकिन वो कंपटीशन में नहीं रह पाए। एलिमिनेशन की बात तो आप कई बार देखोगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं पिछले पिछले गेमों के रशियन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं और वेल विद इन कैपेसिटी होते हैं। एलिमिनेशन को आप इसमें वो निकल सकते, उसको वार्म अप के साथ या साइकोलॉजी के साथ जोड़ नहीं सकते उसको। एलिमिनेशन तो कहीं भी हो सकता है। जी सर, जी सर, जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। मेरा एक सवाल था। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। एक कंपटीशन में लड़का या लड़की हो तो उसका ऑप्टिमम वार्म अप कैसे जज करते हो आप? कैसे जज करते हैं? हाँ, ऑप्टिमम कंपटीशन में कोई भी हो, लड़का या बॉय या गर्ल, उसका ऑप्टिमम वार्म अप कैसे जज करोगे आप? वैसे तो इसको हमको कंपटीशन वार्म अप के लिए रख लेना चाहिए था। आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल आई विल से उसकी ऑप्टिमम हम जो तो उसकी जो अगर हम मैं उसके जो हम कोचेस हैं इतने दिनों से उसको वॉच कर रहे हैं, तो हमको सब चीजें जैसे ड्यूरिंग कंपटीशन आल्सो वी टेक्स देम टू द during training also we take them to the competition situations. Understood? हेलो सुनाई दे रहा है सर? सर सुनाई दे रहा है? लिसनिंग ना? ओके, हाँ सर सुनाई दे रहा है सर। ओके, हम कई बार क्या करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस के दौरान भी हम उनको ऑप्टिमम कंडीशंस में ले जाते हैं जो हमारी कंपटीशन सिचुएशन होती है ना। तो मोस्टली हम उसी से आइडिया लगा सकते हैं कि बंदे को हम कितना स्टार्ट देंगे या कितना तक के वार्म अप होगा। मोस्टली जो वार्म अप सर, मैं अटेम्प्ट के बारे में नहीं पूछा सर, वो ऑप्टिमम वार्म अप कैसे जज करेंगे कि ये लिफ्ट के लिए तैयार हो गया है? तो आप उसका जो आपने लोड, जैसे नॉर्मली 92 to 95% हम वार्म अप लगते हैं लोगों का। जो जैसे मान लो 100 स्टार्ट दिया है आपने, तो आप 95 तक या 92 तक आप उसको स्टार्ट लेके जाओगे। इतना गैप रखते हो 5 किलो या 7 किलो, वो डिपेंड करता है कि आपका लिफ्ट कैसा साइकोलॉजी स्ट्रांग है, जो आपकी रीडिंग है उसके हिसाब से। तो वो जैसे आप लास्ट अटेम्प्ट देते हो, उसके बाद उसको रेस्ट देते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा इसने कितना इजीली या कैसे किसी क्या वही उसका वार्म अप स्टाइल है। जहाँ वैसे आपने पहले भी जज किया हुआ ये बातें, तो आपको पीछे से जज करके आनी है। ओनली ऑन कंपटीशन डे आप जज कर लोगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आपके साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं इतने सालों से, आपके साथ एकदम आपको फीड रहता है वो सब चीजें। हेलो, थैंक यू सर। यस प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं डीएन गोस्वामी बोल रहा सर, यूपी स्कूल से सर, वाराणसी से सर। बोलिए सर। हेलो सर, मेरी आपसे पहले बात भी हुई थी सर। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ बच्चे जो जाते हैं यूपी स्कूल के सर, वो एकदम नए बच्चे होते हैं। और उसमें कभी कभी ये होता है कंपटीशन टाइम में उनको टाइम पे बुलाइए, कभी वो रात बहुत लेट कर देते हैं। और कंपटीशन शुरू होने में 5 से 10 मिनट ही रह जाता है, उससे बच्चा को रिपोर्ट करता है करके वार्म अप हॉल में। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार उसको वार्म अप कराएं कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्या कर सकते हैं? जो आपने जैसे बताया उस पर तो टाइमिंग चाहिए। नहीं, आपका सिचुएशन ऐसा है कि या तो बच्चे थ्रू आउट टाइम आपके साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते सर। नहीं कर रहे। और जानते भी नहीं पूरी तरह उनके बारे में। मोस्टली आप स्कूल गेम्स की बात कर रहे होंगे। हाँ, स्कूल का मैं कोच हूँ सर, स्कूल यूपी स्कूल से हूँ सर। तो बेटर सर जी गोस्वामी ये है कि आप ना उनको एक जो आपका स्कूल की अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू मिलके आप एक 15 दिन का कैंप लगाइए पहले तो। वो मैंने प्रयास किया सर, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ प्रोसेस नहीं है, वो संभव नहीं हो पा रहा है ये। अगर आप वो करोगे तभी आपका सिस्टम, वैसे आपका क्वेश्चन बहुत सही है, इस टाइप तभी चलेगा। अगर साथ आपके रहना चाहिए तो आपको देखना चाहिए स्टेट पे, आज मुझे एक लड़का दे दो और कंपटीशन में मैं पता नहीं चलेगा उसने कितना किया और मैं क्या उसको करवाऊंगा। हाँ, यही समस्या है। हाँ, तो फिर आपको उसको गाइड नहीं कर पाते। तो कोचिंग का मेन फंडा यही है कि बच्चा आपके कंट्रोल में होना चाहिए थोड़े दिनों के लिए, आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज, उसके मोमेंट्स आपको पता होना चाहिए, देन ओनली आप उसको गाइड कर पाओगे या कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ऐसा सिस्टम में नहीं कर सकते आप। नहीं, हमारे यहाँ सर प्रॉब्लम यही आ रही है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग ऐसा गेम है जिसमें जो कोच है वो कंपटीशन प्लेटफॉर्म तक रहते हैं। हाँ, बिल्कुल साथ में रहते हैं। अगर आपने उसको देखा ही नहीं पहले, तो आप वहाँ खड़े होके भी आप क्या कर लोगे? यही प्रॉब्लम आती है। अक्सर कई बार बच्चे पूरा थोड़ा अच्छे बच्चे टाइम पे आ जाते हैं, तो उनके साथ उस तरह से समझ के उनके कोच से बात करके किसी प्रकार से मैं जो करता हूँ, मैं ट्रेन में बैठते हैं साथ मेरे बच्चे, तभी मैं उनके साथ थोड़ा बात करना शुरू करता हूँ, क्या करते हो, कैसे कर रहे हो, उनके कोच से बात करता हूँ। ये सिस्टम कोचिंग में बहुत ऑथेंटिकेटेड नहीं है। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ट्राई करिए, नहीं तो हमको बताइए कौन है आपका कंट्रोल, हम बात करेंगे या हम अपने डिपार्टमेंट से बात करवाएंगे स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स हमारे यहाँ कंट्रोलर डायरेक्टर है सर, एजुकेशन डायरेक्टर है, वो करते हैं। तो उनको जो कि अब एक उनके लिए खेल उनके लिए बोझ है। वो तो हमारे यहाँ स्कूलों में केवल पढ़ाई के लिए सारा काम होता है,
ये नहीं, तो वो किसी तो कोई तरह बात की नहीं। खाना पूर्ति करते हैं, हमारे लेकिन आप यूपी में बहुत सारे हमारे कोचेज हैं जो बहुत अच्छे हाई हाँ लेवल पे हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ वहाँ हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप उनके हाँ, थ्रू नहीं बात करवाइए। वो लोगों से बात होती है सर, बार बराबर कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन जो कभी बच्चे जो कभी कोई नए मिल जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, वो टाइम पे सुनते भी नहीं है, उनके साथ समझ में नहीं आता क्या करा जाए, कैसे कैसे फिर मैनेज करें। अब इसमें हो जाता है क्या, तो इंजर्ड हो जाते हैं या फिर पास आउट होकर बाहर हो जाते हैं वो, फिर गोस्वामी जी ये सुनना तो दिक्कत उनको आती पड़ेगा, है। अगर वो परफॉर्म करना चाहते हैं। सुनवाना कोचों का काम है, सुनना उनका काम है। अगर ऐसे सुनने सुनाने में अगर रह जाएगा काम, तो देन वी आर नॉट हाँ, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी आ जाती है, जो नए बच्चों यही सब प्रॉब्लम आती है सर मेरे साथ। वैसे मैं 10 सालों से ले जा रहा हूँ यूपी स्कूल की टीम लगातार। यस, मेडल भी मेरे स्कूल के बहुत से आते हैं, फिर स्कूल में नेशनल में आ रहे हैं मेडल। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसी ही प्रॉब्लम थी सर, अगर इससे बंदे में कुछ गाइडलाइंस मिल जाए तो कभी आप, मैंने कोई आपका बात मेल नहीं, मैं अभी ये लॉकडाउन खत्म होने दो, फिर अभी बात करना, कभी बताना किससे बात करनी, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम फेडरेशन के थ्रू आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Randen, shall we close? सर स्क्रीन दिख रहा है ना सर? हाँ, या स्क्रीन। ओके सर, ये कल का Okay. Okay, then once again, I thankful each and everyone present in the system and people asking various questions. इससे क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, मीन्स आपको अपने टॉपिक को अच्छी तरह से सुना है, तो हमको भी एक मौका मिलता है कि हम भी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाएं। So this is very nice interaction, having people asking questions. I like these things. And still, if you have any doubt about all these things, like Mr. Gurinder was asking, या एक और सज्जन थे जो पंजाब से बात कर रहे थे, पंजाब स्पोर्ट्स से, तो अगर आपको, क्योंकि ये डिस्कशन हमारे पास बहुत थोड़े टाइम का है, इसमें आपकी थॉट क्या है, मेरी थॉट क्या है, और हमारे जो बैठे हैं कोचेस उनकी थॉट क्या है, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-21 होगा इसमें, लेकिन मेरा जो थॉट है, मैं किस लिए बोलता हूँ, एक्सपीरियंस के थ्रू जितना मैंने एक्सपीरियंस इसमें दिखाया है, जो मुझे पता है, तो मैं टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड ही इसको बताता हूँ, जो मैंने देखा है। जैसे हम इंजरी की बात करते हैं, पूरा वार्म अप लोगों को इंजरी हुआ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने उसके ऊपर ही बोला। हालांकि उस ब्रदर को उसमें कुछ डाउट है, वेरी नाइस, he has raised his concern, it is very nice, but still if we is clear, it's all right, otherwise still you can have my number and talk to me anytime. We will definitely try to help each and everyone and try to clear all the doubts, and in turn try to promote weightlifting. So I'm thankful to everybody. Okay, Bandan. Okay, sir. We'll end the meeting.